आप सभी का स्वागत है चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस तथा 11th व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। यह सभी एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित हैं। अब इस चैनल पर एमसीक्यू के अलावा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि 12th क्लास सोशियोलॉजी से संबंधित हैं भी शुरू किए जा रहे हैं। आज 12th क्लास सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी से चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चैप्टर का नाम सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आइए देखते हैं। पहला प्रश्न और पहला प्रश्न है, जाति का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए अथवा वह कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति बाध्य करती है। और इसका हम उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जाति सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। कभी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कई बार आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि किन्हीं दो सामाजिक संस्थाओं के नाम लिखो या किसी एक सामाजिक संस्था का नाम लिखो। तो वहाँ पर आप एक संस्था आएगी तो जाति लिख दीजिए। अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा पूछा है कि दो सामाजिक संस्थाओं के नाम लिखो तो जाति, परिवार, विवाह, नातेदारी इत्यादि में से कोई भी आप दो लिख सकते हैं। तो आइए जाति के बारे में अध्ययन करते हैं। जाति शब्द अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है, अर्थात सिंपल शब्दों में कि जो जाति को इंग्लिश में कास्ट कहते हैं। कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है और जिसका अभिप्राय होता है प्रजाति, नस्ल या रंगभेद। इस प्रकार जाति शब्द का अर्थ हुआ एक नस्ल के लोग जिनमें दूसरी नस्ल का मिश्रण ना हो। लेकिन भारतीय संदर्भ में जो जाति व्यवस्था है वो व्यवहार संबंधी कुछ नियमों पर आधारित है और यह जो व्यवहार संबंधी नियम हैं यह ही जाति की विशेषताएं बनकर उभरे हैं। तो हम देखते हैं अब जाति की कौन सी विशेषताएं हैं या वे कौन से नियम हैं जिनके ऊपर जाति व्यवस्था आधारित है। पहली विशेषता है जन्म पर आधारित, अर्थात जाति जन्म पर आधारित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है और वह कभी भी अपनी जाति का चुनाव नहीं कर सकता कि वो छोटी जाति में जन्म लेगा, ऊंची जाति में जन्म लेगा, कहाँ वो जन्म लेगा ये वो निर्धारित नहीं कर सकता। ना ही वह अपनी कभी जाति को छोड़ सकता है और ना ही उसे बदल सकता है। अगर वह जाति संबंधी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे जाति से निष्कासित किया जा सकता है। तो पहली विशेषता कि जाति जन्म पर आधारित होती है। दूसरी विशेषता है विवाह संबंधी कठोर प्रतिबंध। जाति अपने सदस्यों पर विवाह संबंधी कठोर प्रतिबंध लगाती है ताकि जातीय शुद्धता बनी रह सके। व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता। विवाह जो है वो समूह के सदस्यों में ही कर सकता है या विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकते हैं। तीसरा है जो तीसरी विशेषता है वो है खान पान संबंधी प्रतिबंध। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों के ऊपर खान पान संबंधी अनेक प्रतिबंधों को लगाती है। कौन सी जाति के सदस्यों के साथ बैठकर खाना है, बांटकर खाना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, यह जाति से संबंधित नियम होते हैं। और किस प्रकार यह निर्धारित होता है कि कौन सा खाना खाना है, जैसे मांसाहार है या शाकाहार है, या कच्चा खाना है, पक्का खाना है, किन मौक़ों पर जो है या किन अवसरों पर हम किस प्रकार के खाने का प्रयोग कर सकते हैं, ये जाति संबंधी नियमों में बताया गया है। अब फोर्थ देखिए, चौथी विशेषता है खंडात्मक विभाजन। खंडात्मक विभाजन का अर्थ है कि जो जाति है वो हिंदू समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित करती है और इसके प्रत्येक खंड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के सदस्यों की स्थिति, पद, कार्यस्थान आदि भी निश्चित रहते हैं। जो भी सदस्य हैं जिस भी जाति से संबंधित हैं उनकी समाज में क्या स्थिति है, उन्हें कौन से पद प्राप्त होंगे, उन्हें कौन सा कार्य करना है, कहाँ पे निवास उनके होने चाहिए, ये सब भी पूर्व निर्धारित होता है।
प्रत्येक जाति भी अनेक उपजातियों में विभाजित होती है और कभी कभी उपजातियां भी अनेक आगे उपजातियों में विभाजित होती है और इसीलिए इन्हें खंडात्मक संगठन कहते हैं। खंडात्मक का मतलब कि अलग अलग खंडों में विभाजित होना। जो हिंदू समाज है वो मुख्य रूप से जो जाति है वो वर्णों से निकली है, या उसका जो मूल रूप है वो वर्ण व्यवस्था है। और जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था आगे बढ़ी, जो भी जातियाँ हैं वो विभिन्न प्रकार के वर्णों से संबंधित हैं। सर्वोच्च इसमें ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, लेकिन जो संपूर्ण समाज है वो अलग अलग खंडों में विभाजित है। पांचवा है संस्तरण या सत्रीकरण। संस्तरण या सत्रीकरण का अर्थ है ऊंच नीच का क्रम। सभी जातियों की स्थिति समाज में एक समान नहीं होती, वरन इनमें ऊंच नीच का उपक्रम या उतार चढ़ाव का क्रम देखने को मिलता है। और इस उतार चढ़ाव के क्रम में इसे सोपान भी कह देते हैं, सीढ़ी एक तरह से है। जो सबसे ऊपरी पायदान होता है उसमें ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे स्थान पर शूद्रों को रखा जाता है। जाति की नेक्स्ट जो विशेषता है, जो नियम है, वो है वंशानुगत व्यवसाय। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उसी जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता था, अतः व्यवसाय वंशानुगत होते थे। व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी योग्यता से अपने व्यवसाय का चयन नहीं कर सकता था। जो उसकी वंशानुगत व्यवसाय मतलब परंपरागत व्यवसाय, जो उसके पिता दादा परदादा करते चले आ रहे हैं, व्यक्ति को वो ही व्यवसाय अपनाना पड़ता था। तो ये थे जाति से संबंधित जुड़ी हुई 6 मुख्य विशेषताएं। दोबारा से इनका देख लीजिए एक बार। जाति जन्म पर आधारित है। नंबर 2 है विवाह संबंधी कठोर प्रतिबंध लगाती है जाति अपने सदस्यों पर। खान पान संबंधी प्रतिबंध लगाती है। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है, यानी कि अनेक खंड में समाज को विभाजित किया गया है। पांचवा है ये जो खंड है इनमें संस्तरण या सत्रीकरण पाया जाता है कि प्रत्येक जाति को समाज में एक जैसा स्थान प्राप्त नहीं है, ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है और जो व्यवसाय होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, परंपरागत व्यवसाय होते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जाति व्यवस्था में आ रहे परिवर्तनों का वर्णन करें। पहला आपने पढ़ा जाति की विशेषताएं। दूसरा है कि वर्तमान समय में, समकालीन समय में जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उनके बारे में बताइए। उत्तर है निसंदेह जाति व्यवस्था भारतीय समाज की पहचान है, किंतु ऐसा नहीं है कि यह शुरू से इसी रूप में चली आ रही है जिस रूप में आज यह मौजूद है। वस्तुतः समय की गति के साथ साथ जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। कोई भी संस्था है, कोई भी समूह है, कोई भी कार्य है, उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होते ही हैं। एक जैसी चीज कभी नहीं बनी रह सकती। जाति में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? फर्स्ट है अस्पृश्यता में कमी। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। पहले जातियों के मध्य छुआछूत के व्यवहार जो है वो अपनाए जाते थे। शूद्र वर्ग से संबंधित सभी लगभग सभी जातियों को अस्पृश्य माना जाता था। लेकिन आधुनिक समय में भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार, नगरीकरण, औद्योगिकरण व पश्चिमीकरण के प्रभाव व कानूनी नियंत्रणों के चलते छुआछूत के व्यवहार में कमी आई है। वैसे भी अब अस्पृश्यतापूर्ण व्यवहार एक कानूनी अपराध है। मतलब अगर छुआछूत का व्यवहार अपनाएंगे तो आधुनिक समय में जो भी औद्योगिकरण है या पश्चिमीकरण है, नगरीकरण है, इनमें रहना और उनके साथ चलना संभव नहीं है। उद्योगों में एक स्थान पर अनेक जातियों के लोग एक साथ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। अगर छुआछूत का व्यवहार होगा तो ये सब काम संभव नहीं है। इसलिए जो फर्स्ट है इसमें जो समकालीन समय में जाति में क्या परिवर्तन है, पहला है अस्पृश्यता या छुआछूत में कमी। दूसरा परिवर्तन है मध्यम जातियों की स्थिति में सुधार। मध्यम जातियां जो अछूत तो नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। तो उन जातियों में क्या सुधार आया है?
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लागू किए गए भूमि सुधारों के फलस्वरूप मध्यम जातियों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और वे उच्च जातियों से बराबरी करने लगी हैं। मध्यम जातियों ने कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत की और उसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो गई है। साथ साथ उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की और अनेक उच्च पदों पर वो आसीन हो चुकी हैं। इस तरह से जो मध्यम जातियां थी उनकी स्थिति में भी सुधार हुआ है। तीसरा है जो बदलाव आया है जातियों में, वो है अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह मतलब विभिन्न जातियों के मध्य विवाह, अपनी जाति से बाहर दूसरी जाति के बाहर जो दूसरी जाति के साथ विवाह संबंध स्थापित करना कहलाता है अंतर्जातीय विवाह। इसमें क्या प्रचलन आया है? पिछले कई दशकों से अंतर्जातीय विवाहों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि कुछ राज्य सरकारें भी अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देती हैं। ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण भी प्रदान करती हैं और उनको रुपए पैसे से भी उनकी सहायता करती हैं, जो अलग अलग जातियों से संबंधित व्यक्ति आपस में विवाह संबंध स्थापित करते हैं। अंतर्जातीय विवाह के कारण जाति बंधन भी ढीले पड़ने लगे हैं। अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन जो आधुनिक शिक्षा है या जैसे जो कार्यस्थल हैं उनमें एक साथ काम करने के कारण भी इसका प्रचलन ज़्यादा हुआ है। लड़का और लड़की अपनी शैक्षिक और अपनी जो नौकरी इत्यादि को देखकर जो अपने लिए जीवन साथी है उसका चुनाव स्वयं ही कर लेते हैं, जाति इसमें नहीं देखते हैं। इस तरह से अंतर्जातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ चुका है। नंबर 4 है परंपरागत व्यवसायों का परित्याग। शिक्षा के कारण अब व्यक्ति अपना व्यवसाय चलाने के लिए स्वतंत्र हो गया है, चुनने के लिए स्वतंत्र हो गया है। जो परंपरागत व्यवसाय है वो अब ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति उसे ही अपनाए, उसे भी अपना सकता है और उसके अलावा अपनी योग्यता के अनुसार वो किसी भी व्यवसाय का चयन कर सकता है जो कि उसकी शिक्षा से संबंधित होता है, खासतौर से उसकी योग्यता से संबंधित होता है। तो ऐसा नहीं है कि परंपरागत व्यवसाय जो उसके बाप दादा परदादा करते चले आ रहे हैं व्यक्ति भी वह व्यवसाय अपना भी सकता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो छोड़ ही दे उसे भी अपना सकते हैं। उसके अलावा भी कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट है 5वां योग्यता का महत्व। जाति व्यवस्था के तहत व्यक्ति का सामाजिक स्तर अब इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी योग्यता के आधार पर तय होता है, ना कि उसने किस जाति में जन्म लिया है और उस जाति का समाज में क्या स्थान है। जाति उच्च स्थान पर है तो व्यक्ति को पहले उच्च स्तर प्राप्त होता था समाज में, और निम्न जाति का था तो उसे भी समाज में निम्न स्तर प्राप्त होता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब जो योग्य व्यक्ति है उसका ही समाज में सम्मान होता है, उसको योग्यता का अब महत्व है और उच्च पदों पर भी अब किसी भी जाति का व्यक्ति जो है वो उसे ग्रहण कर सकता है, अपनी योग्यता के अनुसार उस पर नियुक्ति पा सकता है। नंबर 6 है धन की बढ़ती भूमिका। वर्तमान समय में धन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, ना कि व्यक्ति की जाति को। आज निम्न जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है यदि उसके पास अपार धन संपत्ति है। जो 7वां है जो जाति व्यवस्था में परिवर्तन है, समकालीन समय में खान पान संबंधी प्रतिबंधों में ढील। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। कौन व्यक्ति किस जाति का है, कौन होटल में खाना बना रहा है, कौन खाना सर्व कर रहा है, तो यह अब नहीं देखा जाता। सभी लोग साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। और इसके साथ भी जैसे औद्योगिक संस्थानों में काम कर रहे हैं तो उनके लिए मेस इत्यादि होती है, उसमें सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब खान पान संबंधी जो प्रतिबंध थे उनमें पूरी तरह ढील आ चुकी है। ये समय की मांग है, अगर व्यक्ति नहीं बदलता तो उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये थे जो मुख्य परिवर्तन आए हैं जाति व्यवस्था में। ये प्रश्न नंबर 2 था। अब आप प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, अथवा जनजातीय समाज की स्थायी एवं अर्जित विशेषताएं बताइए। ये आप लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं
और लेसन नंबर 3 है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। और इस लेसन में मुख्य रूप से आपकी जो 3 व्यवस्था हैं उनके बारे में, जो 3 समूह हैं एक तरह से, उनके बारे में बताया गया है। पहला जातीय समूह, जाति के बारे में आपने अध्ययन किए हैं इसमें। दूसरा जनजातियों के बारे में अध्ययन है। और तीसरा पारिवारिक संस्थाओं के बारे में इसमें अध्ययन किया गया है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित ले रहे हैं। और क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ ही दिए हैं कि भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। उत्तर है इसका, जनजातियों को उनके स्थायी एवं अर्जित विशेषकों के अनुसार विभाजित किया गया है। अर्थात जनजातियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया है, स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक। जो जनजातियों के स्थायी विशेषक हैं, उन स्थायी विशेषकों में 4 तत्व सम्मिलित हैं। पहला क्षेत्र, दूसरा भाषा, तीसरा शारीरिक विशेषताएं और चौथा पर्यावरणीय परिवेश, अर्थात वो उनका निवास स्थान कौन सा है। पहला पढ़ते हैं, देखते हैं। क्षेत्र, जो संपूर्ण भारत की जो जनजातीय जनसंख्या है उसका लगभग 85%, 85% भाग मध्य भारत में रहता है। और मध्य भारत कौन सा, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के भी कुछ भाग सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में जो रहने वाली जनजातियां हैं उनकी संख्या लगभग 85, कुल जनसंख्या का जो जनजातीय जनसंख्या है उसका 85% भाग इस क्षेत्र में निवास करता है। और जनजातीय जनसंख्या के जो शेष 15% भाग है उसमें से 11% जनसंख्या उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इत्यादि में निवास करती है। बाकी के जो 4% है वो जनसंख्या के जो शेष भारत है, शेष भारत के अन्य स्थानों में रहती हैं। जनजातियां कहाँ रहती हैं, उनका निवास स्थान कौन सा है, तो जनजातियां प्राय पहाड़ों में, जंगलों में, ग्रामीण मैदानी भागों में तथा नगरीय औद्योगिक स्थानों में रहती हैं, वहाँ पर निवास करती हैं। दूसरा जो स्थायी विशेषक है वो है जनजातीय भाषाई समूह कि जनजातियों द्वारा कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो डी.एन. मजूमदार की दृष्टि से समस्त भारत में जनजातियां जो हैं वो 4 भाषाई परिवारों में विभाजित हैं। जो पहला भाषा परिवार है वो है भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं, जो इन भाषाओं को बोलने वाला समूह है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं और चौथा है तिब्बत बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं। भारत में रहने वाली जनजातियों के द्वारा ये 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से जो भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं वो जनसंख्या के अन्य भाग द्वारा भी बोली जाती हैं। और जनजातियों के लगभग 1% लोग आर्य भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। उत्तर भारत की जो जनजातियां हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल इत्यादि में जो जनजातियां निवास करती हैं उनके द्वारा ये भाषा बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, दक्षिण भारत की जो जनजातियां हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोलती हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं, संपूर्ण जो मध्य भारत की जो जनजातियां हैं उनके द्वारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। और ये जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं हैं ये शेष जनसंख्या के द्वारा नहीं बोली जाती हैं। चौथी तिब्बत बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं, जो बर्मा के आसपास जो भारतीय राज्य हैं जैसे मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इनमें जो जनजातियां रहती हैं उनके द्वारा तिब्बत बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जो तीसरा स्थायी विशेषक है वो है प्रजातीय भिन्नताएं। भारत में जो रहने वाली जनजातियां हैं उन्हें मुख्य रूप से कौन सी प्रजातियों में विभाजित किया जाता है, तो वो हैं निग्रेटो, ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, द्रविड़ और आर्य प्रजाति, जो ये भारत में निवास करती हैं। ये मतलब इनकी जो जनजातियां हैं वो निवास करती हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, इसमें
जनजातीय जनसंख्या का आकार, ये सब हम पढ़ रहे हैं स्थायी विशेषक। स्थायी में आपने पहला क्षेत्र पढ़ा है, दूसरा आपने भाषा पढ़ी है, तीसरा प्रजाति पढ़ी है और चौथा है भारतीय जनसंख्या का आकार, जनजातीय जनसंख्या का आकार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार समस्त जनसंख्या का 8.2% या लगभग 8.4 करोड़ व्यक्ति जनजातीय जनसंख्या है। और जो सबसे बड़ी जनजाति है वह भील जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसकी संख्या 1,50,00,000 से अधिक है। इनकी जो जनसंख्या है वास्तव में 1,70,71,049 है और ये सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। जो अन्य बड़ी जनजातियां हैं वो हैं गोंड, भील, संथाल, ओरांव, मीना, बोडो और मुंडा। इनमें से सभी की जनसंख्या कम से कम 10 लाख है। और जो सबसे छोटी जनजातियां हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं, ओंग इत्यादि, जिनकी संख्या 100 से भी कम है। नेक्स्ट है जनजातियों के अर्जित विशेषक। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जनजातियों के अर्जित विशेषक। कई बार एग्जाम में केवल इतना आ जाता है, जो 4 नंबर में आता है आपका या 3 नंबर में, जनजातियों के अर्जित विशेषक बताइए या जनजातियों के स्थायी विशेषक बताइए। अभी आपने ऊपर स्थायी पढ़े हैं, ये अर्जित हैं। जनजातियों के वर्गीकरण की दृष्टि से अर्जित विशेषकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आजीविका के साधन, अर्थात कौन सी जनजाति किस प्रकार अपना जीवन यापन करती है, वो कौन से साधन अपनाती है, कौन से काम करती है जिससे वो अपनी आजीविका कमाती हैं। तो आजीविका के आधार पर जनजातियों को मछुआरे अर्थात मछली पालने वाले, खाद्य संग्राहक की भोजन को एकत्र करने वाले, कंदमूल जैसे एकत्र करके खाने वाले, आखेटक शिकार करने वाले, झूम खेती करने वाले कृषक। झूम खेती होती है जब स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। एक जगह के जंगलों को साफ किया और उस पर कई वर्षों तक खेती की, जब तक ज़मीन की उपजाऊ शक्ति जो है उन्हें लगता है कि अभी भी फसल उस पर उत्पन्न हो रही है। जब उन्हें लगता है कि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ख़त्म होने लगी है तो वो किसान जो है दूसरे जगह की भूमि साफ करके उस पर खेती करते हैं। तो झूम खेती करने वाले कृषक और है बागान तथा औद्योगिक कामगारों की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बागानों में काम करने वाले जनजातियाँ और औद्योगिक कामगारों की तरह काम करने वाली जनजातियाँ, ये जनजातियों के आजीविका के साधन हैं। पहला मछुआरा, 2 खाद्य संग्राहक, तीसरा आखेटक, चौथा झूम खेती करने वाले कृषक, 5वां बागान तथा औद्योगिक कामगारों की श्रेणी। जनजातियों के जो अर्जित विशेषक हैं, जैसा अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आपने पढ़ लिया आजीविका के साधन। सेकंड देखिए आप, जनजातियों का हिंदू समाज की मुख्य धारा से जुड़ना, क्योंकि जनजातियां हिंदू समाज का अंग नहीं मानी जाती हैं। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में ही सभी जातियों को विभाजित कर दिया जाता है और उसमें जनजातियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जनजातियां हिंदू समाज के बारे में क्या विचार रखती हैं और हिंदू समाज जनजातियों के बारे में क्या विचार रखता है, यहाँ पर हम यही चीज़ देखते हैं। उससे भी जनजातियों की स्थिति निर्धारित होती है। जनजातियों का हिंदू समाज के संबंध में रुझान अलग अलग है। कुछ जनजातियां हिंदू समाज से जुड़ना चाहती हैं और जबकि कुछ जनजातियां हिंदू समाज का विरोध करती हैं। और जहाँ तक हिंदू समाज का सवाल है तो हिंदू समाज द्वारा कुछ ही जनजातियों को ऊंचा स्थान दिया जाता है, जबकि अधिकतर जनजातियों को नीचा ही माना जाता है। तो ये स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक के बारे में अभी आपने पढ़ा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अभी मैंने आज कराए हैं आपको, तीनों हैं। एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो आता ही आता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसी चैप्टर की जो MCQ की वीडियो है, इसके डिटेल्स में आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को जोड़ दिया जाएगा, आप उसे भी अवश्य देखें।
और अगर आपको कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।